हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह बटवाल। आज हम अपने बिजनेस स्टडी के अगले लेक्चर पे पहुंच गए हैं। बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, उसको थोड़ा आगे हम करने वाले हैं, राइट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने देखा था कि किस तरीके से फॉर्म करता है, किस तरीके से हमारी जो थ्योरीज दी गई थी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ रही है। अब हम पढ़ने वाले हैं हेनरी फेयोल, राइट। हेनरी फेयोल क्या है, बेसिकली इन्होंने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए इन्होंने बेसिकली, राइट। व्हाट इट इज ऑल अबाउट, बेसिकली इन्होंने ना, इनका अप्रोच थोड़ा अलग था। इन्होंने क्या कहा, जो भी प्रिंसिपल मैंने दिए हैं वो दिए मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्ट से, जो मैनेजर प्रोस्पेक्ट से इन्होंने सारे प्रिंसिपल, यानी इनके जो सारे प्रिंसिपल है वो वर्क करते हैं एज अ टॉप डाउन, राइट। एक अप्रोच होती है, जैसे हम देख रहे थे जो टेलर वाला है, फॉर एग्जाम्पल हमने जब टेलर का देखा था तो एफडब्ल्यू टेलर जो है वर्कर के प्रोस्पेक्टिव से ज्यादा बात कर रहे थे, राइट। कि किस तरीके से, उस तरीके से, मतलब वो बिल्कुल एक मॉडरेट वो में बात कर रहे थे। बट इन्होंने जो अपने प्रिंसिपल दिए हैं ये सारे टॉप डाउन अप्रोच के प्रिंसिपल है, राइट। यानी इनका ये कहना था कि भाई अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर आप एम्प्लॉय की एक पॉसिबिलिटी देख रहे हो कि भाई वर्कर जो है एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इन्होंने कहा भाई ये भी चेक करना है, जितना जरूरी एम्प्लॉय का काम करना है यानी वर्कर का काम करना है, उतना ही जरूरी मैनेजर का भी है। जो लोग मैनेजरियल पोजीशन पे, जो लोग मैनेजरियल पोजीशन पे बैठे हैं, उनकी भी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि काम हो। ऐसा नहीं है कि आप मैनेजर पोजीशन पे बैठ के आपने कोई काम नहीं करना, ओनली वर्कर काम करेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं होगा। जैसा हमने पहले भी देखा था पिछले लेक्चर में कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, अगर कंपनी रन हो रही है, तो उसके लिए दोनों पैरेलल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वर्कर ज्यादा काम करेगा और मैनेजर कम काम करेगा। हाँ, कैपेबिलिटी ऑफ वर्क यानी फिजिकल वे में अगर बात करें, फिजिकली ज्यादा काम वर्कर कर रहे हैं, बट मैनेजर भी मेंटल लेवल पे, इंटेलेक्ट लेवल पे अपना काम उस हिसाब से करेंगे, राइट। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, राइट। जो रिस्पेक्टिव मैनेजर है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। तो इन्होंने जो बात करी है, इन्होंने फेयोल ने जो बात करी है, हेनरी फेयोल ने, वो टॉप डाउन अप्रोच में इसीलिए करी है। इन्होंने ये कहा है कि भाई जो भी काम मैनेजर कर रहा है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डिस्क्राइब किया कि भाई मैनेजर क्या पर्टिकुलर काम कर रहा है, कितने अमाउंट में वो काम करेगा, ठीक है, क्या कर रहा है। दूसरी चीज, उन काम को कैसे करेगा, क्या काम करेगा, ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरा, क्या, किस तरीके से, यानी प्रिंसिपल, जो इन्होंने प्रिंसिपल दिए उसी पे दिया है कि किस तरीके से, क्या प्रिंसिपल यूज करके उन्हें वो वर्क डेलीगेट करने हैं आगे, और करने हैं खुद से, राइट। कुछ ऐसे वर्क आएंगे जो इनमें अभी जैसे आप पढ़ोगे प्रिंसिपल्स में, तो काफी डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल है, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्बिनेशन बनाया हुआ इन्होंने, इस तरीके से वर्क ये होगा, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल जो थी, उनका जो मतलब ड्यूरेशन रहा था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने वैसे माइनिंग इंजीनियरिंग करी थी एज अ प्रोफेशन 19 ईयर की एज में, जब वो 19 साल के थे तब उन्होंने अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। फिर उन्होंने फर्दर काम करके देन अपनी एक प्रैक्टिस भी करी थी उन्होंने, ठीक है। तो मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने काफी अच्छी रिसर्च ऑलरेडी करी हुई है, तो इसीलिए उन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, राइट। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे मैनेजर की डाइवर्सिफिकेशन मैंने बताया आपको कि क्या काम करेगा और किन प्रिंसिपल्स को यूज करके वो काम करेगा, ठीक है। तो 14 प्रिंसिपल पे उन्होंने बात करी है, यहाँ पे अलग अलग चीजें बताई है, पूरी चीजें कवर करने की कोशिश करी है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर आपके जितने भी वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर आपके काफी सारे वर्टेक्स होते हैं काम करने के, तो वो सारे वर्टेक्स पे काम करने की कोशिश करी है इन्होंने, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे वर्टेक्स देखेंगे, एक एक करके सारे वर्टेक्स जानेंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा हेनरी फेयोल जो है, यहाँ पे आप देख लो, जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, उनकी जो जर्नी रही थी वो 1841 से लेके, यानी 1841 से लेके 1925 तक थे। उनका ये जर्नी था, लाइफ स्पैन का ये जर्नी था उनका, ठीक है। माइनिंग इंजीनियर जैसे मैंने बताया 19 साल की उम्र में उन्होंने कर लिया था, यानी 1860 में उन्होंने ये कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, अब मेन चीज पे आते हैं। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने जो ये प्रिंसिपल्स दिए, इस पे इनके पीछे, इनके माइंड के पीछे क्या चीज थी, इन्होंने कहा था भाई अगर आप एफिशिएंसी चेक कर रहे हो किसी वर्कर की, तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजर्स जो है, उनकी एफिशिएंसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी वर्कर की। अगर वर्कर की एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली मैनेजर की भी एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। तो उसी पे इन्होंने बात करी। उसी पे इन्होंने हेनरी फेयोल, जैसे हमने इनके बारे में थोड़ी सी बात करी, देखो इनकी ना नेम की स्पेलिंग में क्या है, वैसे इनकी जो स्पेलिंग एक्चुअल में है वो HENRI है, बट कहीं पे आपको RY भी लिखी मिलेगी, तो मैंने यहाँ दोनों मेंशन कर दिया हेनरी फेयोल, राइट। अब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, मेन इन्होंने पहले बताया व्हाट अमाउंट टू अ मैनेजर वर्क, राइट। क्या अमाउंट में मैनेजर वर्क कर रहा है, उस वर्क को करने के लिए जो प्रिंसिपल की उसे जरूरत पड़ेगी, उस प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे 14 प्रिंसिपल, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये जैसे हमने 7 यहाँ ड्राफ्ट करे, 7 हमने अगली स्लाइड में ड्राफ्ट करे, ठीक है। तो
एक एक करके समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैनेजमेंट है, क्या प्रोस्पेक्टिव है, किस तरीके से आए हैं प्रोस्पेक्टिव लेके, राइट। थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफिकेशन भी पता चलेगा। इनका मेनली जो पार्ट होगा, मेनली ऊपर से नीचे तक, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के टॉप टू डाउन ये लेके चल रहे हैं अप्रोच, ठीक है। इनका मेन काम ये है, मतलब इनका जो प्रोस्पेक्टिव सोचने का कुछ इस तरीके से है, अगर मैनेजर अच्छे से काम कर लेगा, ठीक है, इफ योर मैनेजर इज इफेक्टिव, तो वर्कर अपने आप इफेक्टिव हो जाएंगे, राइट। तो मैनेजर का इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैनेजर ये सोचे कि भाई वर्कर ने ही काम करना है तो मुझे तो मतलब बस सैलरी मिल ही जाएगी जैसे भी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इनका फोकस ये था कि भाई अपर लेवल पे अगर पर्सन को पता है कि मेरे क्या गोल्स है, क्या चीजें, अभी आप यहाँ पे देखोगे क्या क्या चीजें हैं वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को वो सारी चीजें रख रही है माइंड में, तो ऑब्वियसली वर्कर अपने आप वर्क करते हैं, उन्हें दिख रही होती है इनलाइन चीजें, तो दे विल वर्क अकॉर्डिंगली, राइट। तो पहला इन्होंने बोला भाई डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात करी है यहाँ पे, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर इतना बड़ा काम हो रहा है, ठीक है। मान लो आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके काफी सारे प्रोसेस होता है, रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके एफजी तक, राइट। अब इतने सारे जब काम हो रहे हैं तो इन्होंने पहले ये बोला भाई अपने काम को ना, जो भी पर्टिकुलर काम है आपका, जो भी पर्टिकुलर गोल है, उसको स्मॉलर स्मॉलर टास्क में बांट लो, ठीक है, ताकि आप उसे डाइवर्सिफाई कर पाओ। मतलब उसको स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में बांट लो। स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में जब आप बांटोगे तो आपको समझ आएगा, हाँ भाई इस प्रोसेस के बाद ये होना है, ये होना है, ये होना है, ये होना है, या अगर सारे के सारे साथ भी हो रहे हैं तो किस अकॉर्डिंग वो हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको इसमें कंसीडर करनी है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्क यानी डिवीजन ऑफ वर्क में क्या कर रहे हो आप, डाइवर्सिफाई कर रहे हो पहले काम को। डाइवर्सिफाई मतलब आपने छोटे 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 पार्ट्स में टास्क जो है अपने बांट लिया अलग अलग, ठीक है। आपने देखा होगा कंपनी में जो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अभी आपने देखा नहीं होगा, अभी आपने सुना होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। तो वो इसीलिए होते हैं, पहले हम क्या करते हैं काम को अलग अलग फेज में बांट लिया हमने, अलग अलग टास्क में बांट लिया। अब उस टास्क के हिसाब से जो पर्सन उसमें रिक्वायर्ड है, यानी जो स्पेशलाइज पर्सन उसमें रिक्वायर्ड है, उनको करो हायर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के भीतर आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपका एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, क्यूए का अलग डिपार्टमेंट होता है, एचआर का अलग डिपार्टमेंट होता है। ऐसे करके डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपको जो पर्सन चाहिए होते हैं, स्पेशलाइज पर्सन चाहिए होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता एक ही पर्सन हर डिपार्टमेंट का काम कर लेगा, ठीक है ना। तो यू नीड द स्पेसिफाइड पर्सन टास्क के लिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे, ठीक है। एक तो ये फायदा होगा जब आप उसी टास्क का स्पेसिफाइड पर्सन, यानी जो स्पेसिफाई है उसी टास्क में, स्पेसिफाइड है पर्टिकुलरली उसी टास्क में, तो अगर आप उसे हायर कर रहे हो, एक तो आपका सेम एफर्ट्स आपकी लगेंगे, लेकिन काम आपका ज्यादा जल्दी हो जाएगा और मोर प्रोडक्टिव भी होगा। क्यों? कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। अगर ही इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, जो भी आप उसे डोमेन दे रहे हो, जो भी आप टास्क पर्टिकुलर आपने डिवाइड किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो वो काम आपका जल्दी भी होगा, प्रोडक्टिविटी भी आपकी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगी, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क में पहला काम क्या हो गया, काम को बांटना। दूसरा काम, उस काम को जो बटा है पर्टिकुलर, उसमें स्पेसिफाइड पर्सन को हायर करना, ठीक है। और अब वो स्पेसिफाइड पर्सन वो काम कर रहे हैं इफेक्टिवली, ठीक है। और विद द सेम एफर्ट्स वो अच्छा काम कर पा रहे हैं, बेटर काम कर पा रहे हैं, तो क्योंकि वो स्पेसिफाइड है डिफरेंट में। और ऐसे हमारी डोमेन होगी, जैसे फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, आपका मार्केटिंग हो गया, क्यूए डिपार्टमेंट हो गया, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भीतर होते हैं। तो उसमें यही होता है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, डिफरेंट में स्पेसिफाइड पर्सन को आप हायर कर दो एंड देन अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं, ताकि ओवरऑल जो उनका आउटपुट आए, जो एफिशिएंसी आए, वो काफी अच्छी एफिशिएंसी आए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी द स्पेसिफाइड पर्सन, राइट। अब देखो यहाँ पे वही बता रखा है, स्मॉलर टास्क, ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन को हायर किया, ट्रेन किया, पूरा वो बना दिया जैसे भी वो है, जो काम के लिए उन्हें करा है। देखो स्पेसिफाइड जो होगा उसे पर्टिकुलरली उस बारे में नॉलेज तो होगी, राइट, उस पर्टिकुलर बारे में नॉलेज तो होगी, बट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कैसे डलना, उसके लिए ट्रेनिंग आप देते हो उन्हें, ठीक है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है। जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे इन फ्यूचर, या कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हो, तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर डे होते हैं ट्रेनिंग के, ठीक है। ट्रेनिंग में वो ये सिखाते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर किस तरीके से काम होता है, किस तरीके का माहौल है यहाँ पे, राइट, किस तरीके की टाइमिंग्स रहती है, क्या चीजें रहती है, ताकि आप एक माहौल के साथ ढलो। नॉर्मली 21 डेज की वो ट्रेनिंग होती है, ताकि आप एक हैबिट में आ जाओ 21 डेज के लिए, देन आप उसके अकॉर्डिंग उसे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो मोर प्रोडक्टिव, बेटर वर्क निकलेगा। अगर मान लो स्पेसिफाइड बंदा है, स्पेसिफाइड पर्सन को आपने हायर किया उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो नॉर्मल सी बात है भाई, प्रोडक्टिविटी आपकी अपने आप हायर हो जाएगी, एफिशिएंसी आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी, काम अच्छा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एफिशिएंट है, वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड पर्सन है, और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसे ट्रेनिंग भी एलोकेट कर दी है, ठीक है जी। दूसरी चीज, अब इसमें क्या होगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के भीतर क्या काम होता है, सबसे ऑर्गेनाइजेशन के भीतर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है, आप जो मर्जी कर लो, आप डिवीजन ऑफ वर्क कर लो, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन हायर कर लो, मेन चीज होता है भाई, जो भी आपका, फॉर एग्जांपल आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो जो भी आपका प्रोडक्शन ऑर्डर है वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए, जो टारगेट है वो कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा आपका सेल्स टारगेट कंप्लीट होना चाहिए।
मेनली ये दो होते हैं, बाकी फैक्टर भी इनसे रिलेटेड होते हैं सारे, राइट। मेनली क्या है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो पहला जो मेरे पास ऑर्डर आया है उस प्रोडक्शन से रिलेटेड वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए, उसका टारगेट मेरा कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा मेरा सेल्स टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये दो चीजें इनलाइन हो रही है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ काफी अच्छी होने वाली है, राइट। तो वही बता रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल वो यही दे रहा है कि अगर ये सारी चीजें आप इनलाइन करते हो, स्पेसिफाइड पर्सन हायर करते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग उसे एलोकेट करते हो एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन की आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे हो रहा है, तो अपने आप और आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है, सेम एफर्ट्स के साथ। उसके साथ साथ जो एंड रिजल्ट है आपका, जो आपके टारगेट्स अचीवमेंट है, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, चाहे वो प्रोडक्शन को लेके हो, चाहे वो सेल्स को लेके हो, चाहे वो एचआर का भी एक अपना अलग टारगेट होता है कि उसे पर्सन हायर करना होता है, तो जो भी वट एवर टारगेट यू हैव गिवन अकॉर्डिंग टू द टास्क, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, दे विल अचीव द टारगेट, राइट, क्योंकि उनके पास स्पेसिफाइड पर्सन ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है। तो ये बात बस डिवीजन ऑफ वर्क में हम इतनी ही बात करते हैं, एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट। स्मॉलर टास्क ट्रेंड करना है, जो भी स्पेशलिस्ट आप हायर कर रहे हो उन्हें ट्रेन कर दो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप ट्रेंड कर दोगे और स्पेशलाइज कर रहे हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट है कि प्रोड्यूस मोर बेटर वर्क करेंगे वो, ठीक है, क्योंकि उन्हें नॉलेज है उस डोमेन के बारे में पर्टिकुलरली, उस पे सेम एफर्ट्स में वो अच्छा काम करेंगे और लीड टू अचीव प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट। एंड ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है ये किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट है चाहे वो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये था पहला प्रिंसिपल इनका। इन्होंने पहली बात ये की भाई डिवाइड कर दो काम को, डिवीजन कर दो वर्क का, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक ही पर्सन जो है प्रोडक्शन भी कर रहा है, वही सेल कर रहा है, वही मार्केटिंग कर रहा है, वही एचआर में पर्सन हायर कर रहा है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जनरली स्टार्टिंग में ऐसा होता है, ठीक है, कि एक ही पर्सन सब कुछ कर रहा होता है, बट अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजमेंट होता है, जब आपके पास पर्सन काम करते हैं, तो देन अकॉर्डिंगली ये चीजें आपको फॉलो अकॉर्डिंगली करनी होती है, ठीक है। तो पहला काम हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा, जब आप काम बांट रहे हो, जब आप स्पेसिफाइड पर्सन को काम बांट रहे हो, किसी को भी काम दे रहे हो, ठीक है, तो एक तो उन पर्सन को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उनको अथॉरिटी दो, क्योंकि जो भी काम आप उनसे बोलोगे, राइट, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया, आपने प्रोडक्शन मैनेजर से कहा कि भाई आपको ये पर्टिकुलर काम करना है, इतना टारगेट हमारा आया प्रोडक्शन का, इतने हमारे ऑर्डर आए, ये आपको कंप्लीट करना है, तो आप उनको अथॉरिटी तो दो। अगर मान लो उन्हें कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल आरएम खत्म हो रहा है, रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है, तो आप उन्हें अथॉरिटी तो दोगे ना कि वो रॉ मटेरियल अपने एंड पे ऑर्डर कर सके, आप उन्हें अथॉरिटी तो दोगे ना कि वो वर्कर से काम करवा सके, राइट, तो वो अथॉरिटी होगी। और अथॉरिटी हमेशा आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। अगर उनको कोई काम बोला गया है दैट दिस वर्क हैज टू बी डन, तो उनको जो अथॉरिटी दी गई है, जितने भी उनके एंड पे चीजें हो सकती है, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें, फॉर एग्जांपल है, मान लो आरएम खत्म हो रहा है, मशीन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, मशीन चेंज करवानी है, नहीं लानी है, व्हाटएवर इट इज, जो भी उनकी अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू सारे काम उससे रिलेटेड, उस वर्क से रिलेटेड सारे काम उन्हें दिए होंगे, उनके अथॉरिटी के भीतर होंगे वो काम, राइट। तो अथॉरिटी जब मिली है तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क, राइट, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये टास्क कंप्लीट होगा। इनका जो दूसरा प्रिंसिपल है वो इसी के बारे में बात करता है कि भाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने डिवीजन कर लिया वर्क को, उसके बाद अथॉरिटी दो सामने वाले पर्सन को और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंप्लाइड थिंग है, ठीक है, अगर आपको किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैंने मान लो अथॉरिटी दी है कि भाई आपको ये काम इस तरीके से आप देख लेना और ये आप कर सकते हो अपनी कैपेसिटी में, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, ठीक है, जो भी आपको दिया गया है, ठीक है जी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या देखते हैं कि जब भी आपको अथॉरिटी मिलती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ इंप्लाइड आ जाती है, ठीक है, एंड यू आर ऑथराइज। फॉर एग्जांपल अथॉरिटी हमें दो तरीके से मिलती है बच्चे, ध्यान करना। एक तो ये अथॉरिटी है जो हमें मैनेजमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के भीतर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो ऑफिशियल अथॉरिटी होगी हमारी, ठीक है, कि अथॉरिटी टू कमांड बोलते हैं उसे बेसिकली। अब मैंने, अगर मुझे अथॉरिटी मिली है, मैं मैनेजर की पोजीशन पे बैठा हूं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, तो एक तो है कि हाँ यार मैंने वर्कर को कमांड कर दिया डायरेक्टली कि चल ये काम कर लो, ये काम नहीं करो, जो भी है व्हाटएवर इट इज, दैट इज अ कमांड, ये अथॉरिटी ऑफ कमांड होती है। एक अथॉरिटी इंडिविजुअल पर्सन भी कैरी करता है, राइट, कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो कैरी करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन उसे नहीं देती ऑफिशियली, वो उसके अंदर इनबिल्ट होती है, वो किस किन चीजों पे डिपेंड करती है, वो मैनेजर के पर्सनल ट्रेट्स पे डिपेंड करती है कि उसका पर्सनल ट्रेट्स कैसा है, ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, वो कैसे अपनी बात डिलीवर कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जब आप ऑर्गेनाइजेशन के भीतर काम करते हो ना, एक तो आपका अथॉरिटी ऑफ कमांड हो गया, एक आपका इंडिविजुअल लेवल पे जो अथॉरिटी होती है, दोनों मिलके जब आप करते हो तब आप काम करवा पाते हो आगे टीम से, राइट। ऐसा नहीं होता बस आपने अथॉरिटी ऑफ कमांड दे दिया एंड जस्ट वो कर रहे हैं बैठ के, ऐसा नहीं होता। आपको अथॉरिटी, जब आप मान लो कमांड कर रहे हो किसी को, तो वो ऑबिडेंट भी होना चाहिए ना उसके लिए, दे शुड बी से कि हाँ मैं करूंगा, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए जब वो बोल रहे हैं, बस ऐसे नहीं कि सुनने के लिए हाँ ठीक है मैनेजर है उसने बोल दिया और हमने बस हाँ कर दी, ऐसा नहीं होता। यू शुड बी, मतलब आपको ये मेक श्योर करना होगा जो आप डिलीवर करना चाह रहे हो, जो आप बात बता रहे हो, राइट, अपने एम्प्लॉइज को या अपने वर्कर को,
वो ऑबिडेंट है उसके लिए, दे शुड बी ऑबिडेंट अबाउट दैट, राइट। उसके लिए क्या होगा, आपकी स्किल लगती है। स्किल क्या लगती है, मैनेजमेंट में तो आपको स्किल दे दी, आपको ऑर्डर की स्किल दे दी, भाई आपको अथॉरिटी बाय ऑर्डर मिल गया, लेकिन जो आपकी इंडिविजुअल अथॉरिटी है, ठीक है, एज अ मैनेजर जो आपके इंडिविजुअल अथॉरिटी, जो आपके पर्सनल ट्रेट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, किस तरीके से आप चीजों को इंडल्ज कर रहे हो, उन सब चीजों पे वो चीजें डिपेंड करेगी, राइट। तो वही थोड़ा सा यहाँ पे इलैबोरेट किया गया। देखो, अथॉरिटी टू कमांड जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको मिली है, अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैन जो आपकी है, जो आपके खुद के पर्सनल ट्रेट्स हैं, ठीक है ना, जिसके थ्रू, ऐसा नहीं है ये इंडिविजुअलिटी जो बता रही है ना अथॉरिटी ऑफ, ये मैनेजमेंट नहीं देता आपको, ये चीज है। अगर वो पोजीशन आपके पास ना भी हो और आप किसी से वो काम करने के लिए बोल रहे हो, तो क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चीज देखी जाती है यहाँ पे। ये आपकी स्किल होती है बेसिकली, अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजशिप, ये आपकी स्किल है। स्किल है मतलब आपको तरीका पता है किस तरीके काम कर रहे हैं। वर्कर आपके पास इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आपके पास मैनेजर पोजीशन है, वर्कर आपके पास इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि यू नो द पीपल बिहेवियर एंड आपको पता है कि कैसे इन्फ्लुएंस करके लोगों से काम कराना है, राइट। तो वो चीज है यहाँ पे। अब इसमें राइट टू गिव ऑर्डर, आपके पास राइट टू गिव ऑर्डर तो है, उसके साथ साथ आपको ऑबिडेंस भी लेनी है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर दे दिया और बात खत्म, राइट। आपको ये भी मेक श्योर करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि जहां मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, जहां मैं बात रख रहा हूँ अपनी, वहां मेरी बात सुनी भी जा रही है। या सुनी भी जा रही है मतलब, सुनने का मतलब क्या है, एक तो सामने खड़े होकर सुन लिया, नहीं, सुनी जा रही है मतलब जब मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ, एक एक बात बोल रहा हूँ, उस बात का कुछ ना कुछ मतलब है, राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने बस बोल दिया और उन्होंने सुन लिया और काम कुछ होने का दिया, राइट। तो आपको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, जो भी आपके वर्कर है, जो भी आपके एम्प्लॉयज है, जो भी टीम आपके अंडर है, उन्हें आपको कॉन्फिडेंस में लेना होगा अकॉर्डिंगली। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दे दी, कमांड की अथॉरिटी उन्होंने दे दी। अब जो इंडिविजुअलशिप जो आपका रहेगा, जो अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर होती है, वो आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है जी। ये दूसरी कंडीशन होगी। पहला डिवीजन ऑफ वर्क करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दोनों, मतलब अथॉरिटी के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट अ इम्प्लाइड थिंग कि अगर आपको अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ साथ आएगी ही, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क, राइट। तीसरी चीज होती है डिसिप्लिन, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी आप चीजें कर रहे हो, जो भी चीजें आप करवाना चाह रहे हो, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है। और डिसिप्लिन खाली वर्कर्स के लिए जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है जितना वर्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है भाई वर्कर की एफिशिएंसी जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही जो मैनेजर पोजीशन में पर्सन बैठे हैं, जो मैनेजर बैठा है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज्यादा है, राइट। इवन वर्कर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें पर्टिकुलर क्या रहेगा, आप ये समझो कि पर्टिकुलर जब हम इसमें बात कर रहे हैं तो डिसिप्लिन होना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के भीतर काम करते हुए जो चीजें आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखी है, वो सारी चीजें आपको अकॉर्डिंगली माननी है, राइट। अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करनी है, एक डिसिप्लिन के थ्रू फॉलो करनी है। और ऐसा नहीं है ये वर्कर के लिए अलग है या फिर मान लो आपके ये जो मैनेजर है उनके लिए अलग है, ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम होती है। सबको ये ऑबे करना है, सब डिसिप्लिन से अपना काम करेंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन उस जो भी वो चाहती है, जो भी उसका एंड गोल है, उसको अचीव कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो डिसिप्लिन मतलब भैया ऑर्गेनाइजेशन के रूल हो गया, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट ये आप अचीव कर रहे हो। इसके लिए गुड सुपरवाइजर की जरूरत है। गुड सुपरवाइजर मतलब क्या, जो फॉर एग्जांपल आपको वर्कर से करवाना है, ठीक है, मतलब डिसिप्लिन में रखना है, तो आप अगर अच्छे सुपरवाइजर हो, यानी आप ये वाली कंडीशन है आपके पास, अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर, तो अगर ये है तो आप बिल्कुल करा लोगे। तो अच्छे सुपरवाइजर की इसके लिए जरूरत है। तो आपको पहले एक अच्छा सुपरवाइजर बनना है, ठीक है, ताकि जब आप अपनी बात रख रहे हो तो आपकी बात वर्कर सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है, और से इंप्लीमेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके अलावा क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, दोनों पार्ट से कमिटमेंट जो है मेट होनी चाहिए। यानी अगर मान लो मैं एज अ मैनेजमेंट आपसे कोई कमिटमेंट लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार इस मंथ ना हमारा टारगेट इतना है, फॉर एग्जांपल इस मंथ ना हमारा प्रोडक्शन का टारगेट ना नॉर्मल मंथ से 1.5 गुना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल मंथ में हमारा 1,00,000 यूनिट्स बनाने का था, तो इस महीने हमें 1.5 लाख यूनिट बनानी है, ताकि क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, दोनों के बीच कमिटमेंट हुई है, ठीक है, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच, दोनों के बीच कमिटमेंट हुई है कि हाँ यार वर्कर जो है ना वो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर काम करने के लिए तैयार है, ठीक है, विदाउट एनी पे स्केल, मतलब एक्स्ट्रा पे स्केल के बिना ही वो अपना जो है वर्क करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है, वर्कर जो है। अब मैनेजमेंट ने क्या कहा, मैनेजमेंट ने कहा ठीक है आप इस मंथ वर्क करो, जो भी आपका इसके लिए जो भी इंसेंटिव रहेगा या जो भी आपको एक्स्ट्रा पे होगा या आपकी सैलरी में जो भी इंक्रीमेंट होगा वो हम अकॉर्डिंगली करवाएंगे, ठीक है। वर्कर ने अपना काम कर दिया, वर्कर ने जो ऑर्डर था, जो बोला गया था, वो ऑर्डर मेट कर दिया एक्स्ट्रा आवर काम करके विदाउट एनी एक्स्ट्रा पे। अब मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उन्होंने कमिटमेंट करा था, चाहे वो इंसेंटिव का कमिटमेंट हो, चाहे वो सैलरी हाइक का कमिटमेंट हो, वो कमिटमेंट वो मेट करे, इसे बोलते हैं डिसिप्लिन। यानी दोनों अपनी अपनी जगह पे अपना कमिटमेंट जो है मेट कर रहे हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी। तो पहला हमने देखा डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हो, फिर आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करते हो,
तीसरा हमने बोला डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन दोनों के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी है और आपका वर्कर के लिए भी है। फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए आपके, ठीक है। अगर कोई ऐसी आपको जरूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा काम करवाने की वर्कर से, तो फेयर एग्रीमेंट होने चाहिए, एंड देन अकॉर्डिंगली वो अपना जो है काम कर रहे हैं, तो आपको वो कमिटमेंट मेट करनी चाहिए जो भी आपने बोली गई थी, राइट। आगे देखो, चौथा आपका होता है यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब क्या है इसका? देखो दो चीजें यहाँ पे, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। यूनिटी ऑफ कमांड की जब हम बात कर रहे हैं, तो देखो हर एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर है, ठीक है, उसको जो काम मिल रहा है और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो एक पर्सन पे रखो, ठीक है। एक पर्सन मतलब एक मैनेजर होना चाहिए या एक सुपरवाइजर होना चाहिए जिससे वो काम ले रहा है। काम ले रहा मतलब जो उसे कमांड कर रहा है कि हाँ यार ये काम करना है, और बाद में वो आंसरेबल भी उसी को है, ठीक है। क्यों ऐसा होना चाहिए? अगर मान लो 10 लोग उसे अलग अलग चीजें से बता रहे हैं कि भाई ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले, इससे ना तो उसकी प्रोडक्टिविटी दिख रही है किसी पर्टिकुलर काम में, पहली चीज। दूसरी, वो खुद कंफ्यूज हो रहा है मुझे करना क्या है, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या है? आपको जो कमांड आएगी और आप जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो एक पर्सन के लिए होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी आपका सुपरवाइजर है, ठीक है। जो भी आपका सुपरवाइजर है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। कंफ्यूजन नहीं करनी वर्कर के लिए ज्यादा, ठीक है। उसको सिंप्लिसिटी रख, हाँ भाई ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये आपके मैनेजर है, ये आपके सुपरवाइजर है, यू आर आंसरेबल टू दिस पर्सन, ठीक है। जो भी काम होगा वो आपको ये देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? डेलीगेशन हो गया, सेपरेशन हो गया कि हाँ ठीक है, मेरा जो भी रिलेटेड होगा काम, फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो काम मिलेगा वो इन्हीं से मिलेगा, और मैं जो आंसरेबल हूँ वो भी इन्हीं को है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कभी नहीं आना ऑफिस या छुट्टी कर रहा हूँ तो भी इन्हीं को बताना है। तो एक कोऑर्डिनेशन है, एक कॉर्डियल है, उसे पता है मेरा सुपरवाइजर कौन है, ठीक है। हर चीज के लिए उसको फिर फॉर एग्जाम्पल अगर वो लीव के लिए जा रहा है तो एचआर के पास नहीं जाना उसे, ठीक है। एक सुपरवाइजर है, ही इज कोऑर्डिनेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट एज वेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स में पर्सन है, ठीक है, उसका कोई सुपरवाइजर है। अब मान लो उसे चाहिए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जनरली क्या होता है? डिस्काउंट आपके फाइनेंस वाले अप्रूव करते हैं, ठीक है। अलग अलग आप पूछ सकते हो, अलग अलग कोऑर्डिनेशन करके आप पूछ सकते हो, चाहे आप मार्केटिंग मैनेजर से पूछो, फाइनेंस मैनेजर से पूछो, एट द एंड फाइनेंस में जो पर्सन होता है वो अप्रूव करता है आपका डिस्काउंट, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं एज ए एम्प्लॉय वो पूछता रहूंगा हर किसी से, तो दिक्कत है। मैं किससे बोलूंगा? मैं सीधा अपने सुपरवाइजर से बात करूंगा कि भाई ऐसे ऐसे चीज है, वो है। अब वो अपने एंड पे आगे बात करेगा, ठीक है। अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? अपने सुपरवाइजर पे बात पहुंचानी कि भाई ये चीज है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स के रिलेटेड ही मेरे को डिस्काउंट चाहिए, अभी किसी पर्सन को डिस्काउंट चाहिए कुछ, तो डिस्काउंट से रिलेटेड मैंने उससे बात कर ली, जिससे मैं रिपोर्टिंग में हूं डायरेक्ट। अब वो आगे जिससे भी बात करनी है वो करेगा, ठीक है। तो आपको उसमें क्या होता है, अगर आप ही हर डिपार्टमेंट से अलग अलग बात कर रहे हो, तो इससे क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। मान लो किसी डिपार्टमेंट ने कुछ कह दिया, आपने वो दे दिया, फिर वो डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं नहीं आप तो ये दे नहीं सकते थे। तो सिंपल सी बात है, आप अपने सुपरवाइजर को बताओ, he'll coordinate with the other department and confirm to you, right? तो यूनिटी ऑफ कमांड का होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। तो कंफ्यूजन इससे बिल्कुल आपके रिमूव हो जाते हैं। देखो वही बता रखा कि ओनली वन एंड ओनली बॉस, राइट। वन एंड ओनली बॉस का मतलब क्या हुआ कि एक ही सुपरवाइजर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप ऑर्डर रिसीव कर रहे हो रिस्पॉन्सिबल हो एक सुपरवाइजर के लिए हो। ये क्यों करते हैं हम? कंफ्यूजन आपकी प्रिवेंट हो, ठीक है। कंफ्यूजन आपकी एज सच ना हो। कल को आपको कोई अप्रूवल लेना है किसी डिस्काउंट से रिलेटेड या किसी ऑर्डर से रिलेटेड या एनी अदर थिंग, तो यू शुड बी कोऑर्डिनेट विद दैट पर्टिकुलर सुपरवाइजर जो आपको असाइंड किया गया है। तो यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहते हैं? देखो हम सब जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, हम डिपार्टमेंट में बांट लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होगा? हमारी डायरेक्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्शन क्या होगी? फॉर एग्जांपल आप समझो हमारे पास कोई पर्टिकुलर ऑर्डर आ गया, ठीक है। हमें मंथ में 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी यूनिट्स बनानी है, ठीक है, जो भी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है। और ये टारगेट जितने भी मेंबर उस पर्टिकुलर में है, मतलब जितने भी मेंबर उस प्रोडक्शन साइकिल से रिलेटेड है, उन सबको पता है टारगेट, ठीक है। उनका टारगेट, उनका जो मेन फोर्स जो भी वो वर्क कर रहे हैं, वो होना चाहिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या है? एक डायरेक्शन होनी चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। अगर आप इसे लेके चल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डिपार्टमेंट वाइज लेके चल रहे हो, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, या आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, या आप एचआर डिपार्टमेंट में हो, व्हाटएवर डिपार्टमेंट यू आर हैविंग, राइट। जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जिस भी पर्टिकुलर सिनेरियो में, जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप में आप काम कर रहे हो, उसका जो गोल है वो अलाइन होना चाहिए हर किसी से, राइट। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी तो वो गोल आपका अलाइन होगा, राइट। अगर डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, कोई कह रहा है कि नहीं यार इतने करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, कोई मैनेजर कह रहा है नहीं नहीं इतने करने हैं हमें, तो कोई कह रहा है नहीं नहीं इतने करने हैं, तो इससे क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इससे क्या हो गया? इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी वर्कर के बीच कि करना कितना है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना इसलिए जरूरी है, ठीक है, ताकि उन्हें एक क्लियर कट आइडिया हो कि हाँ भाई ये चीज मुझे करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? सबका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए,
ठीक है, ऐसा नहीं है कोई कहीं घूम रहा है कोई कहीं घूम रहा है, राइट। सबका जो है एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इसको आप कर कैसे सकते हो, हर एक ग्रुप का, जैसे मान लो कोई भी ग्रुप है आपका, प्रोडक्शन ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है, या वट एवर ग्रुप यू हैविंग, राइट, या कंपनी एज अ होल एक ग्रुप है आपका, तो उसका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सेम होने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उसके लिए आप क्या करोगे, एक हेड रखो और एक प्लान रखो। एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, यानी कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पोजीशन पे घूम रहे हैं और वो अलग अलग अपना प्लान बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन हेड वन प्लान, ये इंश्योर करेगा यूनिटी ऑफ एक्शन और कोऑर्डिनेशन का। इससे एक तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आप जो भी एक्ट कर रहे हो, जो भी एक्शन आपके आ रहे हैं, उसमें एक यूनिटी आ रही है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है सबके बीच, क्योंकि सबको पता है कि मेरा प्लान क्या है। वन प्लान है, वन हेड है, उसके अकॉर्डिंग यूनिटी ऑफ एक्शन भी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन भी आ रहा है, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। सो हमने क्या करना है, यूनिटी आपकी होनी चाहिए डायरेक्शन में, ठीक है। यूनिटी आपकी किसमें होनी चाहिए, डायरेक्शन में। तो हमने अभी तक कितने पॉइंट देखे, डिवीजन कर लिया वर्क का, ठीक है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, डिसिप्लिन के बारे में बता दिया, यूनिटी ऑफ आपका जो है कमांड और डायरेक्शन दोनों कर लिया हमने, ठीक है। कमांड और डायरेक्शन समझ आया, एक ही बॉस होना चाहिए और डायरेक्शन सबको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन क्या है, किस फील्ड में वो जाना चाह रहा है, मतलब क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, कोर ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को सबको क्लियर करो, ठीक है, सबको क्लियर करो कि ये ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आप वो चीज प्रोसीड करो, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही है, आप 5 बातें डिस्कस हो चुकी है ऑलरेडी। दूसरा है, अब अगली छठी बात क्या होती है, कहता है सबऑर्डिनेशन करो जो इंडिविजुअल वाले का इंटरेस्ट है, कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसका जो इंटरेस्ट है उसको जनरल इंटरेस्ट के साथ सबऑर्डिनेट करो, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ सर कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एक जनरल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, या मेरे डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर एक जनरल ऑब्जेक्टिव है, मेरे होल ऑर्गेनाइजेशन का एक जनरल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि भाई मुझे ये काम करना है, ठीक है, मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है। अब इंडिविजुअल के जो गोल है या इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें एक सिंक लेके आना पड़ेगा, आपको उसमें सिंक लेके आना पड़ेगा। और सिंक किस तरीके से लाना है, सिंक इस तरीके से लाना है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रायोरिटी में रहेगा हमेशा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको आप प्रायर बेसिस पर रखोगे, किसी इंडिविजुअल के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं करोगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, ऐसा मैंशन कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रायर, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें आपको सिंकिंग करनी है दोनों के बीच, ध्यान रखना, सिंकिंग अच्छे से करनी है। क्यों ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हम ऊपर ले रहे, क्यों इंडिविजुअल का नहीं ले रहे। देखो ऑर्गेनाइजेशन से ना काफी लोग कनेक्टेड है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से सारे वर्कर कनेक्टेड है, उनका जो गोल है पूरा वो कनेक्टेड है, काफी लोग इससे कनेक्टेड है, राइट। तो उसका ऑब्जेक्टिव तो आप क्लियर चेंज नहीं कर सकते ना किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट करना पड़ेगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ग्रुप इंटरेस्ट के साथ, ठीक है जी। सबऑर्डिनेट मतलब जो ग्रुप का इंटरेस्ट है वो हमेशा सुपरसेड करेगा इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को। क्यों जरूरी है ये, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है, जो भी आपके वर्कर्स है, उनका जो स्टेक है वो यहाँ पे लगा हुआ है दांव पे। खैर यही बता रहा है कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट रेदर देन दी इंटरेस्ट ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन, राइट। तो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप ग्रुप का देखोगे पूरे, ठीक है, किसी इंडिविजुअल की वजह से नहीं चीज करोगे। अब वो इंडिविजुअल चाहे खुद मैनेजर ही क्यों ना हो, ठीक है, इंडिविजुअल चाहे खुद वो मैनेजर ही क्यों ना हो, तो आपको पूरे ग्रुप का देखना है कि जो भी स्टेक होल्डर्स है उससे रिलेटेड उनके बारे में सोचना है, ठीक है, अदर वर्कर के बारे में सोचना है, किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं देखना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल ये कहता है, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आपको जनरल इंटरेस्ट में लेके आना है, ठीक है। अब अगला होता है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ना एम्प्लॉय आपका ये रही कंपनी, ठीक है, तो जो भी रेम्युनरेशन आप पे कर रहे हो वो फेयर एंड रिजनेबल होना चाहिए दोनों के लिए, ऐसा नहीं है एम्प्लॉय के लिए या ऐसा नहीं है एम्प्लॉयर के लिए, दोनों के लिए रिजनेबल होना चाहिए। क्यों, एम्प्लॉय की जो बेसिक एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो उसका बना रहे, और एम्प्लॉयर के लिए उसकी पेइंग कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, तो पेइंग कैपेसिटी भी मैटर करती है, और यहाँ पे उसका लिविंग स्टैंडर्ड एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड है जो वो बना रहे। तो एक सुटेबल होना चाहिए, एक इक्विटेबल अमाउंट होना चाहिए दोनों के लिए, ताकि जितना आप इक्विटेबल अमाउंट रखोगे, ठीक है, उतना ही एम्प्लॉय का मैनेजर्स के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप होता है, उतना ही वो खुश रहते हैं। खुश का मतलब क्या हुआ, देखो अब सब्जेक्ट तो यही है कि ऐसा नहीं कि उसे ज्यादा पे कर दो, ज्यादा की बात नहीं हो रही यहाँ पे हो रही है आप एक रिजनेबल अमाउंट पे करो, ठीक है, ना ज्यादा ना कम, रिजनेबल दोनों के लिए होना चाहिए, एम्प्लॉय के लिए भी एम्प्लॉयर के लिए भी, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, जब आप रिजनेबल अमाउंट देखो तो एक कॉन्फिडेंस आता है एम्प्लॉय को भी कि हाँ यार, एक मैं जब यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो उसका भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि हाँ यार मेरे को काम करना है, अच्छे से करना है, तो उसके जो रिलेशन होते हैं, चाहे वो मैनेजर से रिलेशन है, चाहे उसके कलीग से रिलेशन है, वो अपने आप अच्छे हो जाते हैं, ठीक है।
तो यू शुड बी अवेयर कि एक जो बेसिक रिजनेबल उसका जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए या जो भी चीजें उसको देनी चाहिए एक रिजनेबल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो स्टैंड आउट करे। अगर वो वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे सारे जो उसके एक्सपेंसेस है वो मेंटेन हो, राइट। और उसके साथ साथ कंपनी की पेइंग कैपेसिटी भी हमें दोनों चीजें देखनी रहेगी रेम्युनरेशन के लिए। तो अगला पॉइंट उन्होंने वही बताया कि भाई फेयर रिजनेबल होना चाहिए दोनों के लिए, ठीक है, एम्प्लॉय के लिए भी कंपनी के लिए भी रिजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करे और यहाँ पे इसकी पेइंग कैपेसिटी के अंडर होना चाहिए। अगर पेइंग कैपेसिटी के अंडर ही नहीं है तो फिर फायदा क्या। देखो ये 7 प्रिंसिपल है हमारे जो हमने करे हैं, 7 प्रिंसिपल हम अगली स्लाइड में कर रहे हैं। तो 7 में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क, बड़ा काम है, जितने भी काम है स्मॉलर टास्क में बांटो, स्पेसिफाइड हायर करो, जो भी उस फील्ड से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड पर्सन है उसको हायर करो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ट्रेनिंग दो एंड देन अकॉर्डिंगली वो वर्क करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका काम अच्छा होगा, ठीक है, रिजनेबल रहेगा, थोड़े टाइम में अच्छा काम रहेगा, मतलब सेम टाइम सेम दे रहे हो लेकिन काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है ये हर जगह यूज कर सकते हो आप, चाहे वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर रहे हो इसको, जो भी आपके ओवरऑल टारगेट्स है कंपनी के, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, आपके अदर कोई टारगेट्स है, वो सारे टारगेट्स मैच होने चाहिए, ठीक है। ऑल टुगेदर अगर आप प्रोडक्शन सेल अच्छा कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर तो ऑब्वियसली माना जाता है कि आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, क्योंकि सेल अगर हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में दैट इज द ओनली सोर्स फ्रॉम विच यू आर गेटिंग द बिजनेस, ठीक है। अगर बिजनेस आ रहा है तो सब ठीक है, बिजनेस लेकिन कैसे आ रहा है वो भी देखना रहेगा, ठीक है, तो वो चीज मैटर करती है इसमें। दूसरा, आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो कमांड वाली होगी और एक इंडिविजुअल वाली होगी। तो कमांड वाली क्या होती है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन ने दे दी, इंडिविजुअल वाली आपकी इनबिल्ट होती है, वो आपका तरीका है, आप किस तरीके से बात करते हो। दैट इज नॉट अ फॉर्मल, दैट इज अ इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है, आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को कोऑर्डिनेट करके काम करवाना होता है, ठीक है ना। आपको कॉर्डियल रह के काम करवाना होता है जो भी एम्प्लॉय होता है उससे, ठीक है। वो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपकी पर्सनल स्किल्स है, जो भी आपके ये ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, वो काम करवाने के जो ट्रेड्स होते हैं वो आपके पर्सनल इंडिविजुअल वाले होंगे और जो आपको ऑर्गेनाइजेशन दे रही है वो ऑर्डर वाले दे रही है। तो दोनों को यूज करके आपको मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया राइट टू गिव और ऑबिडेंस और इसका अथॉरिटी ऑफ ये हो गया। डिसिप्लिन आ जाओ, डिसिप्लिन क्या कहता है, डिसिप्लिन कहता है भाई ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में हमने बातें लिखी है उसको आपको मानना है, ठीक है। और इसके लिए आपको अच्छे सुपरवाइजर की जरूरत है, तो वो हम बिल्कुल तैयार कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरवाइजर की भी जरूरत है, वो तैयार हो रहे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए वर्कर मैनेजमेंट के बीच, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, प्रोडक्शन का ऑर्डर आया, आपने बोला उनसे कि भाई अगर आप प्रोडक्शन का ऑर्डर अचीव कर देते हो देन वी विल गिव अ इंसेंटिव और मे बी यू विल इंक्रीज देयर सैलरी या वेजेस जो भी है आप वो इंक्रीज करोगे। तो दोनों में से कुछ भी आप करोगे वो अकॉर्डिंगली रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक सुपरवाइजर होना चाहिए जो आपको ऑर्डर देगा जिसके लिए आप आंसरेबल हो, वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन एक सिंपल है, एक प्रोसेस है, एक आपका पूरा प्रोसेस है, उसके लिए डायरेक्शन आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये मेरी पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो वही चीज बताई गई है, ईच ग्रुप विद सेम डायरेक्शन, उसके लिए वन हेड वन प्लान होना चाहिए। इससे क्या होगा, यूनिटी ऑफ एक्शन होगी और कोऑर्डिनेशन आपका बनेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है, इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है पर्टिकुलरली, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली सबऑर्डिनेट करना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट के साथ। मतलब आपके लिए जो ग्रुप का इंटरेस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जरूरी उतना नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्रुप का इंटरेस्ट में काफी सारे वर्कर है, काफी सारे स्टेक होल्डर्स है जो ऑलरेडी अलॉन्ग विद दैट है, राइट। तो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव हमने कंपनी किस लिए बनाई थी, हमने ग्रुप ऑब्जेक्टिव ग्रुप वाइज ऑब्जेक्टिव अपना क्रिएट अगर अचीव करेंगे तो अभी तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है आपका क्लियर हुआ, राइट। तो आपको कोशिश करनी है कि जो इंडिविजुअल है वो सिंक हो जनरल ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। और प्रायोरिटी आपको ग्रुप की, जो हमारी ग्रुप की पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट है यानी पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको देनी है, ठीक है। दूसरी चीज रेम्युनरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों के लिए रिजनेबल होना चाहिए, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर बोथ दोनों के लिए ही रिजनेबल होना चाहिए, ठीक है। उसका एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए और जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयर की उसकी पेइंग कैपेसिटी के भीतर ये होना चाहिए, ठीक है जी। अगला हमारा अगले 7 हम प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है जी। अब आपका जो 8th पॉइंट यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। देखो समझो ध्यान से, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपका डिसीजन जनरली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर सेंट्रलाइज्ड डिसीजन जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझना, जितनी छोटी कंपनी होगी, ठीक है, जितनी छोटी कंपनी होगी, छोटी कंपनी का मतलब जिसमें लोग कम होंगे, जिसमें चीजें कम होगी, थोड़ी उतना वास्ट चीजें नहीं होगी, उतना ही इसमें सेंट्रलाइज पोजीशन ज्यादा होगी, सेंट्रलाइज जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ज्यादा होगी। जितनी बड़ी कंपनी होगी यानी जितना डाइवर्सिफाई हो रखा होगा उतना ही डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगा। तो आपको एक तो बात समझ आ गई, सेंट्रलाइजेशन जो होती है वो टॉप डाउन अप्रोच चलती है, ठीक है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन होती है बॉटम अप चलती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल को डेलीगेट कर दी जाती है, ठीक है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो या कुछ लेते हो, इसमें जितनी भी आपकी अच्छी कंपनीज होती है वो एम्प्लॉइज का ओवरव्यू लेती है, ठीक है, एम्प्लॉय की जो सजेशन होती है वो लेती है
किस तरीके से मतलब आगे वर्क करना है, किस तरीके से इनिशिएट करना है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको डिसेंट्रलाइज होना पड़ता है, आपको सबसे बात करनी होती है, ठीक है। आपको एक बैलेंस करके चलना होता है कि जो एम्प्लॉय की सजेशन है और जो क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसी सजेशन दे दे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी बेनिफिशियल हो, तो आपको ये कॉर्डियल चीज बना के चलनी होती है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप डाउन अप्रोच चलती है और डिसेंट्रलाइजेशन में बॉटम अप अप्रोच चलेगी, ठीक है। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में सारे डिपार्टमेंट अवेलेबल हो गए। अब इसमें आपका जो है जो लोअर लेवल का डिपार्टमेंट है और आपका जो मिड लेवल लोअर लेवल तो सुपरवाइजरी लेवल आ गया और एक मिड लेवल जो है आपका, दोनों डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंगली इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, जितना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा कंपनी के भीतर, उतनी ही ज्यादा कंपनी जो है, मतलब जनरली ये होता है छोटी कंपनीज में सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होता है, ठीक है। जो बड़ी कंपनी होती है ऑटोमेटिकली उसमें डिसेंट्रलाइजेशन आपको करना ही पड़ता है। सेंट्रलाइजेशन में आप क्या क्या चीजें देखोगे, नहीं देख पाओगे, राइट। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, उसका साइज क्या है, स्केल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि सर्कमस्टांसेस कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कि आप उसे सेंट्रलाइज कर सकते हो या फिर उसे डिसेंट्रलाइज करना रहेगा। और डिसेंट्रलाइज करना जितना जल्दी आप ऑर्गेनाइजेशन में शुरू कर दो उतना आपके लिए बेटर रहता है, राइट। जितना आप डिसेंट्रलाइज, हाँ कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो सेंट्रलाइज ही होने चाहिए, ठीक है। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपको सेंट्रलाइज ही रखने चाहिए। वो डिपेंड करता है ओवरऑल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर सर्कमस्टांसेस किस तरीके से, क्या स्केल में आप काम कर रहे हो, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है सारी चीजें, ठीक है। तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, छोटा है बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन में एज अ ओनर, एज अ टॉप मैनेजर आप सारे चीजें अपने पास ही रख रहे हो, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में आप डेलीगेशन कर रहे हो, किसको, जो आपके मिड लेवल है, लोअर लेवल है, उन्हें आप डेलीगेट कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे ये टॉप डाउन अप्रोच होगी सीधी सीधी आपकी, जो ये वाली है ये बॉटम अप अप्रोच होती है, ठीक है। मोर देन 1% इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, ठीक है जी। डिग्री, वही डिग्री का मतलब ये बता रहा है कि डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, और इन लार्ज जो आपके, वही जो मैंने आपको बताया कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है, और सेंट्रलाइजेशन के लिए डिपेंड करता है क्या सर्कमस्टांसेस है आपके ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, अकॉर्डिंगली आप उसे प्रोसीड करते हो, ठीक है। बट सजेशन हमेशा रहती है जितना जल्दी आप चीजों को डिसेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तब जाके आप अदर चीजों पे ध्यान दे पाओगे। लेकिन अगर आप इसी पे फंसे हो, सेंट्रलाइजेशन में हर एक डिसीजन आप ही ले रहे हो, तो फिर उसके लिए ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, 8वां पॉइंट है स्केलर चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ना एक फॉर्मल चेन होती है, फॉर्मल लाइन बनी होती है फ्रॉम जो सुपीरियर है, सुपीरियर टू लोअर लेवल तक एक फॉर्मल लाइन बनी होती है। तो उसी को क्या है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हायर टू लोअर रैंक, ठीक है। इट शुड बी फॉलोड इन नॉर्मल कोर्स। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ स्केलर चेन आपका बना है, ठीक है। यहाँ बैठा है मालिक, यहाँ बैठा है टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका बी, सी, डी, ई। ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जो आपकी टॉप डाउन अप्रोच चल रही है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, इसमें आपका मिडिल लेवल भी आ रहा है, लोअर लेवल भी आ रहा है, सारी चीजें आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हो गया एफ, जी, एच, आई, ठीक है। जो भी आपके इस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये बंदा ऊपर बैठा हुआ है, ये दोनों सेम लेवल पे, बी और ये आपका सी और जी जो है सेम लेवल पे, डी और एच सेम लेवल पे, ई और आई सेम लेवल पे, राइट। लेकिन स्केलर चेन का एक रूल है, अगर इसको ई को कुछ चीज कंफर्म करनी होगी या पूछनी होगी ना, वो डी से पूछेगा, ठीक है। डी को कंफर्म करनी होगी तो वो सी से पूछेगा, सी को कंफर्म करनी होगी तो वो बी से पूछेगा। तो इस तरीके से स्केलर चेन ऊपर चलता है, ठीक है। अब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कभी भी ये स्केलर चेन नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। मतलब नॉर्मल कोर्स बिजनेस में चल रही है, आपकी सारी चीजें चल रही है, तो हमेशा जो ई है वो डी से ही अथॉरिटी लेगा। मतलब कुछ भी अगर उससे डाउट है तो डी से पूछेगा। जैसे इसमें आई है, आई एच से ही पूछेगा, ठीक है। एच है, एच जी से ही पूछेगा, जी है, जी एफ से ही पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेन जो है चलती है नीचे से ऊपर तक। अब ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा है इमरजेंसी केस में आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी केस में अगर मान लो कोई ऐसा केस आ गया, कोई केस फंस गया, अगर वो इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं मिली तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इस रूट से जब इन्फॉर्मेशन जाएगी, इस रूट से अगर इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो आपका काफी लंबा प्लान हो जाएगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके साथ वाला है, फॉर एग्जाम्पल ई के साथ वाला कौन है, ये आई, आप इसको ये इन्फॉर्मेशन इससे ले सकते हो, यानी इससे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, क्योंकि ये सेम लेवल पे ही हो आप दोनों, ठीक है। इसको एक वर्ड दिया जाता है गैंग प्लैंक, ठीक है। गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है, गैंग प्लैंक का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपका पर्टिकुलर जो लेवल है उसी लेवल में आप यहां बात कर पा रहे हो, ठीक है, इसके थ्रू, ताकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, ये ओनली इमरजेंसी केस में ही आप यूज करते हो, ठीक है। इफ देयर इज एनी इमरजेंसी तो देन यू कैन यूज दिस मेथड, जो भी गैंग प्लैंक है आपका। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ताकि आपकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन डिले ना हो जाए, तो जो आपके लेवल का पर्सन है उससे आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि आप ना एच से कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एच तो ऑब्वियसली इससे ऊपर है तो आपसे भी ऊपर ही है, डी जो है वो ऑलरेडी आपसे ऊपर है, अगर इससे कर सकते हो तो इससे करने की जरूरत ही नहीं होती। तो अगर ये ऐसे इन्फॉर्मेशन जाएगी देन ऐसे जाएगी तो ये काफी लंबा टाइम हो जाएगा। तो आपको इमरजेंसी के केस में इट इज पॉसिबल कि आप अपना गैंगप्लैंक मेथड के थ्रू इनको जो है आपस में बात कर सकते हो, जो भी सेम लेवल पे पर्सन है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सर कभी हम सीईओ से बात नहीं कर पाएंगे, सीईओ से जो सीईओ लेवल पे पर्सन है उनसे बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, कभी अगर कंपनी की टाउन हॉल हो रही है और वो मान लो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, टाउन हॉल एक मीटिंग होती है कंपनी की, जो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का, मंथली बेसिस पे भी होती है, फोर्टनाइटली यानी 15 दिन में भी होती है, 2-3 महीने में या क्वार्टरली बेसिस पे भी होती है, वो डिपेंड करता है कंपनी के साइज पे, कंपनी की चीजों पे। उसे बोलते हैं टाउन हॉल, जिसमें कंपनी के ऑनर होते हैं, जो भी चीफ टॉप लेवल होता है, वो बात करता है एम्प्लॉय से, वो बताता है हमारी क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या चीजें हमने करी है, क्या क्या अब आगे प्लान कर रहे हैं। तो उसमें अगर वो पूछते हैं इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, तो फिर आप उनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो, ये भी पॉसिबल होता है। लेकिन ये आप ये कह सकते हो कि इसके लिए काफी टाइम लग जाता है, उसका एक सुटेबल टाइम होता है, किसी कंपनी में मंथली होता है, किसी में क्वार्टरली होता है, किसी में अलग अलग टाइम होता है वो, राइट, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, तो उसमें भी आप बात कर सकते हो। बट हाँ, इमरजेंसी केस है तो इमरजेंसी केस में तो बिल्कुल हो सकता है विद द प्रायर अप्रूवल, राइट। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है इमरजेंसी केस में, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसके पास होगी, जो आपके साथ वाला ही है, राइट। तो इसी को आप यूज कर लेते हो, ये जो गैंगप्लैंक मेथड है इसको आप यूज कर लेते हो। बट इनके तो ज्यादा ही कुछ इमरजेंसी होगी, तो हो सकता है आप स्केलर चेन को सरपास करके आगे जा सको, राइट। समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी की बात है, बट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये स्केलर चेन नहीं टूटता है, और ये ना टूटना चाहिए, ठीक है। इससे चीजें बनी रहती है कि किस तरीके से काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, ये आपको पता होता है, ठीक है। एक कॉर्डियल चीजें बनी होती है, एक पता होता है कि हाँ आपके ऊपर अगर ये पर्सन है, तो जैसे हमने वहां पे बात करी थी, देयर शुड बी ओनली वन बॉस, राइट। तो उसमें क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब इसीलिए दिया गया, ये पूरी चेन डिस्टर्ब ना हो, राइट। आप इससे पूछ रहे हो, ठीक है, आपका यहां तक खत्म, ये उससे पूछ रहा है, इसका वहां तक खत्म, तो इस तरीके से चेन चले, चेन कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो उसी को लेके ये हमने स्केलर चेन जो है ये दिए इन्होंने, ठीक है। ये आपको जो प्रिंसिपल है, अगला प्रिंसिपल। अगले में हम बात करते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का मतलब हुआ एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर। ऑर्डर का ना बहुत एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। हर एक चीज की एक जगह है और वो चीज उस जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो अब क्या मतलब लाइन है, मतलब हर एक चीज की, कोई भी चीज हो उसकी एक जगह है और वो चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्ट में पीपल, जो आपके लोग हैं, और जो मटेरियल है उसके रिस्पेक्ट में यूज करी जा रही है। यही कहता है कि अगर मान लो मुझे पता है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ये काम इधर होता है, 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 वो पर्सन वहां होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। आप कहीं भी, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन, अभी आप कहीं नहीं जाते, अभी आप नॉर्मल, आपके पास एग्जांपल है स्कूल का ले लेते हैं आपके एग्जांपल, राइट। स्कूल में आपको पता है कि भाई पर्टिकुलर जो क्लास है, फॉर एग्जांपल स्कूल में किस तरीके से मैनेजमेंट होता है, क्लासेस का मैनेजमेंट देख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है 11th क्लास यहाँ बैठती है, 12th क्लास यहाँ बैठती है, सेक्शन वाइज क्लास यहाँ बैठेगी, ABCD वट सेक्शन है, प्रिंसिपल रूम ये है, स्टाफ रूम ये है, आपको पता है ना कौन कहाँ है, समझ रहे हो। ये हो गया स्कूल का एग्जाम्पल। आप बैंक का एग्जाम्पल ले लो, बैंक में आपको पता है कि मैनेजर कहाँ बैठा हुआ है, रिसेप्शन पे जो आपका प्रिंट करता है पासबुक वो कहाँ बैठा हुआ है, DD वाला कहाँ बैठा हुआ है, कैश डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, ये एक मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है। आपको पता लगे कि हाँ भाई इस तरीके से आपकी चीजें वहां पे चल रही है। तो अगर वो पर्सन वहां पे नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल अगर वो पर्सन वहां पे नहीं मिल रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसे ढूंढोगे, फिर आप उसे बुलाओगे, तो इसमें क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हैम्पर हो रही है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस बने हुए हैं, जैसे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। एक आपका मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, मान लो आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। आपको बात करनी है किसी भी डिपार्टमेंट पर्टिकुलर से, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बात करिए, आप उस डिपार्टमेंट में गए, पता चला वहां पे हेड ही नहीं बैठा हुआ, राइट, वहां पे डिपार्टमेंट का हेड ही नहीं बैठा हुआ, वो पता नहीं कहाँ घूम रहा है। तो इस केस में क्या होगा, चीजें हैम्पर होंगी, राइट, चीजें हैम्पर होगी, सही टाइम पे चीजें नहीं मिलेगी, तो प्रोडक्टिविटी से हैम्पर हो रही है हमारी, ठीक है, हमारी कॉस्टिंग पे इंपैक्ट कर रहा है बेसिकली। तो आपको ये होना चाहिए हर एक चीज के लिए एक जगह बनी हुई है और वो चीज उस जगह पे होनी चाहिए, ठीक है जी। देखो, तो अ प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ठीक है। तो इसमें पीपल और मेटल के एस्पेक्ट में यूज करी हुई है यहाँ पे, मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों आपकी इंक्रीज होगी। अगर मान लो जो लोग जिस जगह पे होने चाहिए, अगर वो उस जगह पे प्रेजेंट है उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, राइट, तो आपकी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल, वो आपकी इंक्रीज होगी विदाउट एनी डाउट, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डरलीनेस आ गई। दूसरा हमारा होता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। अब आप पर्सन हायर कर रहे हो, ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, पर्सन आपके साथ काम करे रुक के, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कोई आ रहा है, यानी किसी ने ज्वाइन किया है या मैंने उसे ज्वाइन कराया है, फॉर एग्जांपल जैसे मर्जी हो, वो मेरी कंपनी में आया, ठीक है,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आया, उसने 1-2 महीने काम किया और वो छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। पहले तो ये स्टार्टिंग कहां से हो जाता है, जब आप पर्सन की हायरिंग करते हो, ठीक है। जब आप पर्सन की हायरिंग करते हो तो पूरी वेरिफिकेशन आप कर सकते हो उस पर्सन की, ठीक है। पूरी आप एग्जामिनेशन करो उसको हायर करने से पहले, ठीक है। जो जो एग्जामिनेशन आपको रिक्वायर है, नॉर्मली कंपनी क्या करती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, आपका कहाँ रहते हैं आप, एड्रेस एंड ऑल, ये आपका बीजी वेरिफिकेशन का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी चाहिए एम्प्लॉय को हायर करने से पहले। बट एक बार वो हायर हो गया, ठीक है, एक बार अगर एम्प्लॉय आपका हायर हो गया तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो एम्प्लॉय एक सुटेबल टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर रहे। एक नॉर्मल सुटेबल टाइम, अब मान लो 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर, वट एवर द सुटेबल टाइम फॉर यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको देखना रहेगा। बट वो उस पर्टिकुलर सुटेबल टाइम तक रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है, आपको क्या है कि एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन के भीतर आता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में आ रहा हो, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में उसके KRAs होते हैं जो उसे मैच करने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो किसी डिपार्टमेंट में आ रहा है, उसके KRA उसे मैच करना है, तो उसको रिजनेबल टाइम देना है आपको। उसको ऐसे नहीं है कि आ जाए कल से आपने KRA स्टार्ट कर दिया, नहीं, उसको रिजनेबल टाइम देना है ताकि वो परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो रिजल्ट दिखा सके आपको। रिजनेबल टाइम दोगे तब एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी के साथ टिकेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी के साथ टिकने का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी पर्सन की तभी होती है जब उसे वहां पे सिक्योर फील होता है, ठीक है। तो उसे फील करा हो कि अब सिक्योर हो, राइट, तभी वो वहां पे टिकेगा, ठीक है। इफ यू फील की अनसर्टेनिटी चल रही है, ये चल रही है, तो वो छोड़ के चला जाएगा, ऑब्वियसली उसके भी पर्सनल इंटरेस्ट है, उसकी भी चीजें हैं पर्सनल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है अगर पर्सन की, ठीक है। पहले आप बीजी वेरिफिकेशन करो, हायरिंग करने के बाद एक बार हायर अपनी कर लिया, देन आप मेक श्योर करो कि वो एक फिक्स ड्यूरेशन तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के भीतर रहे। उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए बेसिक सी बात है, आप ये कर सकते हो यार, फिक्स ड्यूरेशन तक अगर वो रहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप ये करो, आप उसे सुटेबल टाइम दो रिजल्ट शो करने का, ठीक है। जब वो आ रहा है तो ऑब्वियसली ऐसे ही मत बोलो कि कल से हाँ भाई KRA होने चाहिए कंप्लीट, तो कोई सुटेबल टाइम दो, उसको समझने में भी टाइम लगेगा, आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हो पर्टिकुलरली, राइट। तो एक सुटेबल टाइम दो, क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारा लेबर टर्नओवर रेशियो है, ध्यान रखना ऑर्गेनाइजेशन में, लेबर टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि जब भी मैं एम्प्लॉय हायर करता हूँ ना अपनी कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय हायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं एम्प्लॉय हायर कर रहा हूँ तो मेरी ना कॉस्ट जा रही है उसमें, ठीक है। पहले हायरिंग कॉस्ट होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अपनी जॉब डाल रहा हूँ, वहां पे हायरिंग कॉस्ट है, वहां मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है ईयरली का, वो कॉस्ट जा रही है, ठीक है। दूसरा, जब मैं उसकी हायरिंग करता हूँ तो उसका पूरा बीजी वेरिफिकेशन होता है, सारी चीजें होती है, उसकी कॉस्ट जाती है। तीसरा, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में ऑनबोर्ड हो गया तो मेरी ट्रेनिंग कॉस्ट जाती है। तो इस ओवरऑल चीज में ना मेरी काफी कॉस्ट चली जाती है, ठीक है, उसको तैयार करने में। तो अगर वो कॉस्ट मैंने अभी तक रिकवर ही नहीं करी, रिकवर मैं कब कर पाऊंगा, जब एम्प्लॉय रुक के काम करेगा, राइट, जब उसे वो श्योरिटी, वो सक्सेस चीज दिखेगी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, तो ऑब्वियसली वो रुकेगा, ठीक है। तो आपको वो चीज क्रिएट करनी है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, ठीक है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द सेम, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप रिजनेबल टाइम दे रहे हो उसे, और ही इज विलिंग टू वर्क एज वेल, जो ऑलरेडी आपने हायरिंग के टाइम पे चेक करा होगा, है ना, आपके कुछ साइंटिफिक चीजें होंगी जो आपने चेक करी होंगी, चाहे वो उसके पर्सनल ट्रेट्स के बारे में आपने जाना होगा, काफी चीजें जानी होगी, हालांकि इतनी चीजें आप नहीं जान पाते उस टाइम पे, बट स्टिल यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, आपने अपना ट्राई करा है बेस्ट कि हाँ यार मैं जो एम्प्लॉय हायर कर रहा हूँ वो सुटेबल एम्प्लॉय हो। अब उसकी स्टेबिलिटी भी आपको अकॉर्डिंगली इंश्योर करनी है। और लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, आपको जो सेपरेशन जितना हो रहा है एम्प्लॉय का और एवरेज एम्प्लॉय है इनटू 100, तो ये हमेशा आपका कम होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। जितना कम होगा ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर रेशियो, उतना ही उसको एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके का माहौल होना चाहिए, इस तरीके का आप एक मतलब एक सिक्योर जब आप देते हो पर्सन को, ठीक है, काम के साथ साथ KRA मैट होने चाहिए। सिक्योर का मतलब ये नहीं है कि KRA मैट नहीं हो रहे, मतलब वो काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसको उस तरीके से आपको लेके चलना है। तो यू नीड टू सी कि स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में होनी बहुत जरूरी है, ठीक है जी, स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में होनी बहुत जरूरी है। अब एक हमारा आता है इक्विटी का। इक्विटी मतलब क्या है, देखो कंपनी में ना हर एक एम्प्लॉय आपके लिए इक्वल है, ठीक है। कंपनी में हर एक एम्प्लॉय आपका इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या हुआ, इक्वल का मतलब ये हुआ भाई, मैं किसी भी एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल मैं एज अ मैनेजर हूं, ठीक है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कि वो एम्प्लॉय सिक्योर महसूस करे, ठीक है। वो एम्प्लॉय जो है, फॉर एग्जांपल उसके लिए मैं थोड़ी सी काइंडनेस दिखा दूं, अगर मुझे जरूरत पड़ रही है दिखाने की, तो काइंडनेस में दिखाऊं उसके लिए, ठीक है, उसके लिए मैं केयर करूं, ठीक है, एम्प्लॉय में ज्यादा हार्श ना हूं। तो ये सारी चीजें होती है इक्वालिटी की, ठीक है। उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन ना दूं, चाहे वो रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, चाहे वो किसी भी अदर नेशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, चाहे उसके बिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू है,
तो उससे कोई उसको सेपरेट ना करूं, यानी उससे उसको जज ना करूं, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के भीतर इन सब चीजों के। जब आप कभी कोई कंपनी ज्वाइन करोगे ना और कंपनी का एक फॉर्मल मेल रिसीव होगा, तो जितनी भी अच्छी कंपनियां होती हैं वो ये लाइन मेंशन करेगी आपको, तो वहां पे आपको इक्विटी जो ये एक आएगी, क्वालिटी जो आती है आपकी वो आपको शो होगा वहां पे, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि हाँ कंपनी जो है इस रूल को फॉलो कर रही है बहुत अच्छे से। तो यू शुड बी काइंड एंड जस्टिस टुवर्ड, मतलब मैनेजर वर्कर के लिए जो है काइंड एंड जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, कॉमन सी बात है। दूसरी चीज, इसके लिए आप ऐसे नहीं हो जाते काइंड ऑफ जस्टिस, आपको एक गुड सेंस ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपको गुड सेंस ऑफ एक नॉलेज चाहिए होता है, एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपको पता होना चाहिए जब आप एम्प्लॉय से बात कर रहे हो तो उसके माइंड में चल के रहा है अकॉर्डिंगली, वो चीजें आती है एक्सपीरियंस से। जब आप वो चीजें एनालाइज कर लोगे, जब आप पीपल स्किल आपके अंदर है, तो वो चीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से करोगे तो एम्प्लॉय भी आपके लिए लॉयल रहेगा, वो थोड़ा सा डिवोटेड रहेगा काम के प्रति, ठीक है ना। ये अगर आप चीज कर रहे हो, और जैसे मैंने बताया नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजियस, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव और नेशनलिटी, etc। तो इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने वो वाला प्रिंसिपल पहले कर लिया था, स्टेबिलिटी वाला। तो स्टेबिलिटी में देखो क्या था, एडवाइस कर रहे हैं कि आपको सिलेक्शन के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं, बीजी वेरिफिकेशन होती है उसमें, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन। एक बार सिलेक्ट हो गया तो एटलीस्ट एक मिनिमम फिक्स आपका टेन्योर होना चाहिए, जो हमने बताया था। दूसरा, रिजनेबल टाइम दो से परफॉर्मेंस का, एम्प्लॉय टर्नओवर जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि हायरिंग में हमारी बहुत ज्यादा कॉस्ट जाती है, ठीक है जी। तो हमने क्या देखा, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी और आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, जो पर्सनल की स्टेबिलिटी है वो देखनी है, मैं इंश्योर करनी है हमें। अगला, इनिशिएटिव। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो एम्प्लॉय ऐसा होता है जो इनिशिएट करता है, ऑब्वियसली वो अच्छा एम्प्लॉय माना जाता है, ठीक है। इनिशिएट मतलब हर चीज में वो इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा है, हर चीज में कुछ अपना इनपुट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को भी वेलकमिंग होना चाहिए उसके लिए। ऐसा ना हो ऑर्गेनाइजेशन वेलकमिंग है नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन वेलकमिंग है नहीं और कोई अच्छा एम्प्लॉय भी आपके पास है और उसके पास कुछ इंसाइट मिली है वहां काम करके, और वो आपको कुछ फीडबैक या सजेशन या कुछ ऐसी चीज देना चाहता है जिससे कि आप इंप्रूव कर सकते हो, वो नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट ओपन फॉर दैट। सो वो सोचता है कि मैं क्यों ही दूं, राइट। कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉय या वर्कर आपको कुछ ऐसी सजेशन दे जाते हैं जो आपको मेजरली बेनिफिट करते हैं, कई बार ऐसा होता है, राइट। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो अच्छी कंपनी जो होती है ना वो ओपन रहती है सजेशन के लिए, ठीक है, वो ओपन रहती है इनिशिएटिव के लिए। अगर कोई एम्प्लॉय अपने एंड से इनिशिएटिव करना चाह रहा है, आपको भी इंकरेज करना चाहिए उन्हें इनिशिएटिव करने के लिए। कुछ भी हम लोगों ने प्लान बनाया, ड्राफ्टिंग करी है, या अगर नहीं भी बनाया तो वो करें, किस तरीके से इसको और अच्छा इंप्रूव करने के लिए। यू शुड टॉक टू देम एंड उनको बात करो, उनसे उन्हें बताओ कि अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज है इसको हम और अच्छे तरीके से अगर कर सकते हैं तो बताओ, तो वो देंगे आपको फीडबैक। ऐसा नहीं है नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि वो ऐसा फीडबैक आपको दे रहे हैं या वो कोई ऐसा सजेशन आपको दे रहे हैं जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग सब्सटेंशियली कम हो रही है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उन्हें भी आपको अवॉइड करना है, फिर ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा होता है, जब आप सजेशन लेते हो ना तो आपको पता लगता है ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, ठीक है। ओपननेस होनी चाहिए कंपनी के अंदर, मतलब अगर मान लो एम्प्लॉय कुछ कहना चाहता तो कह सकेगी प्लेटफॉर्म में। अच्छी कंपनी में मंथली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, वीक बेसिस पे कुछ ना कुछ सजेशन एक्टिविटी चलती रहती है, जिसमें आप नॉर्मली क्या करते हो, चीट्स पे लिख देते हो जो भी चीज रहती है, एंड यू विल पुट इन अ बॉक्स एंड देन अकॉर्डिंगली वो सर्च करके जो भी चीजें होती है आपको बताते हैं। उसका अगर कुछ होता है या नहीं होता है, जैसे भी रहता है वो आपको बताते हैं, गाइड करते हैं। होता है तो बताते हैं, नहीं होता तो क्यों नहीं हो सकता वो बताते हैं, ठीक है। तो सजेशन आपके पास भी होना चाहिए अपनी कंपनी में, सजेशन बॉक्स, देन अकॉर्डिंगली आप उसे प्रोसीड कर सकते हो। यही इनका जो आपके हेनरी साहब थे, हेनरी फ्यूल साहब, उन्होंने यही बताया था कि भाई ये चीज होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, ठीक है। तो इनिशिएटिव है, आपको इंकरेज करो उसको, एवरी गुड कंपनी टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो उन्हें क्या होता है, हर एक कंपनी को इसकी जरूरत है। अपना जो पर्टिकुलर उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई उन्होंने प्लान ऑलरेडी ड्राफ्ट करा है, तो एम्प्लॉय भी अपना इनिशिएटिव इनपुट देता है, तो वो क्या करते हैं, अपने प्लान को और डेवलप करते हैं, ठीक है। डेवलप करने के बाद क्या करते हैं, उसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो बिल्कुल करते हैं। उसके लिए आप फीडबैक नहीं मिलेगा तभी तो करोगे ना, फीडबैक मिलेगा तभी तो आप इंप्रूवमेंट करोगे उसमें, तो वो चीज है। तो इनिशिएटिव आपको हमेशा जो है प्रमोट करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, ठीक है। यू शुड बी ओपन अबाउट इट। दूसरा है स्प्लिट द क्रॉप। यार ये बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है स्प्लिट क्रॉप। स्प्लिट क्रॉप जैसे नाम से पता लग रहा है, स्प्लिट मतलब आपको ना ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक ये होना चाहिए कि टीम वर्क के बारे में बताना चाहिए आपको सबको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के भीतर काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल है, आपको उसको बतानी चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है टीम वर्क की, ठीक है। व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम, तो वो टीम एक अलग वर्ड है, मतलब जब आप टीम में काम करते हो ना तो एक अलग फीलिंग आती है, जब आप सारे एक ही गोल, एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही चीज को माइंड में लेके काम कर रहे हो, ठीक है।
काम कर रहे हो, तो आपका कोई वहां पे वो चीज नहीं है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो देन एंड देयर आपको पता है कि ये है मेरा गोल, राइट। उसके अलावा आपका जो पर्सनल चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो चीज एक अलग चीज है। जब आप एक टीम वर्क एनवायरमेंट क्रिएट करते हो ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, तो एवरी इंडिविजुअल हर इंडिविजुअल जो आपके साथ काम कर रहा है, वो कुछ ना कुछ इनपुट दे सकता है। वो सिक्योर महसूस करता है कि हाँ यार, यहाँ पे मैं ना ये चीज अपनी इनपुट वाली ना बता सकता हूँ, चलो ग्रुप में, राइट। क्यों? क्योंकि टीम वर्क है, ठीक है। इंडिविजुअलिटी में आप लगे पड़े हो, यार एक कर रहा है परफॉर्म, एक नहीं कर रहा, एक, तो इससे क्या है, इससे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल नुकसान हो रहा है ना। जब आप टीम वर्क कर रहे हो, कोई पर्सन किसी काम में अच्छा होगा, कोई किसी में अच्छा होगा, कोई किसी में अच्छा होगा, जब आप उसको टीम में क्लब कर दोगे तो ओवरऑल आप अच्छे हो जाओगे, राइट। तो वही चीज यहाँ पे बताइए। स्पिरिट डिकॉप्स का सिंपल सा मतलब है प्रमोट टीम स्पिरिट एंड हार्मनी, ठीक है। हमेशा जब मैनेजर बात कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, अपने जो भी उसके अंडर टीम है उनसे बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कहता कि मैंने ये करना है या मेरे को ये ऑर्डर मिला है, हमें ये करना है। तो आई को रिप्लेस कर देता है वी से, कि हमें ये करना है, हम ऐसे करेंगे, हमने कितना टारगेट अचीव किया अभी तक, राइट। हमें अभी कितना और करना है मंथ में, राइट। हमें अभी किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, राइट। वो हमेशा हर वर्ड में हम यूज करता है, ना कि मैं, ठीक है। ये अच्छे मैनेजर की खासियत होती है, ठीक है। तो आपको भी यही करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर। दूसरा, इससे क्या होता है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस आ जाती है, ठीक है। जो भी एम्प्लॉय है उनके बीच आपस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट आ जाता है, ठीक है, मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में, और एम्प्लॉयज में आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट आ जाता है, बिलोंगिंगनेस आ जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक टीम के अंदर एक कॉर्डियल और हेल्थी एनवायरनमेंट होता है, जिसके थ्रू फिर अगर ग्रुप में कोई भी अपना, अगर आपको ट्रस्ट है पूरे ग्रुप में, राइट, अकॉर्डिंगली फिर जो भी आपके हिसाब से चीज रहेगी या जो भी आप बताना चाह रहे हो, वो सारी चीजें आप अकॉर्डिंगली बता सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें आप बात कर सकते हो, इंप्रूवमेंट पे कब बात कर सकते हो। टीम स्पिरिट अगर हो रही है, मैं नहीं हो रहा, उसमें हम हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है एक अलग इंपैक्ट छोड़ता है दिमाग में भी, ठीक है। आप सोचो ना, आप अगर किसी बात करते हुए मैं कर रहे हो, राइट, आई ओनली आई, और आप उससे बात करते हुए हम कर रहे हो, तो वो कितना इंपैक्ट क्रिएट करता है, तो थोड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कितना इंपैक्ट क्रिएट करता होगा, ठीक है। तो ये साथ में हमने क्या देखा, सिंपल आपका सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन आ गया, ऑर्डर आ गया, इक्विटी आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव और स्प्रेड द क्रॉप्स, ठीक है। और हमने जब वहां पे आप पढ़ रहे थे, वहां पे भी हमने काफी सारी चीजें देखी थी। वहां पे आपका डिवीजन ऑफ वर्क हो गया था, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी हो गया था, डिसिप्लिन हो गया था, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सारी चीजें वहां पे आ गई थी। रेम्युनरेशन का पार्ट वहां पे आ गया था आपका, ठीक है। तो 7 प्रिंसिपल आपने वहां पे पढ़े थे, 7 यहाँ पे पढ़े हैं, तो टोटल आपके 14 प्रिंसिपल हो गए, ठीक है। यही 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं, ठीक है, जो आपके हैंडी फेल साहब है, उन्होंने दिए ये 14 प्रिंसिपल, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पहले बेसिक देखा था कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट होता क्या है, टेक्निक्स क्या होती है, राइट, ये सारी चीजें हमने वहां पे देखी। उसके बाद मेनली इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन था, एफडब्ल्यू टेलर का और हेनरी फेयल का, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने चर्चा करी। इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो कंट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट में, उसके बारे में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और यहाँ पे आपका ओवर हो गया, ठीक है। ओवर का मतलब क्या है, सारी चीजें यहाँ पे हमने कवर कर ली है। अब जो भी चीज, जैसे मैं जो भी ये बनाता हूँ ना नोट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, ताकि जब आप खुद से एक बार रीड कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ी सी इजीनेस आ जाए, ठीक है जी। खुद से जब आप रीड कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ी सी इजीनेस आ जाए, आपको समझ आए कि बात हो क्या रही थी। और हर एक चीज, जितने भी आपके प्रिंसिपल दिए, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जब आप समझ जाओगे, यार ऐसे 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 चीजें हो रही है, तो वो लिखना है, वो तो आप रीड आउट करके लिख ही लोगे, उसमें कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। द थिंग इज, वो चीज आपको समझ आई हो, जब आप वो वर्ड पढ़ रहे हो तो यू शुड बी अंडरस्टैंड कि हाँ यार, वो वर्ड कहना क्या जाता है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड या बी कूल एंड बी हैप्पी, थैंक यू।